हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे शांत अवस्था के बारे में कि शांत अवस्था किसे कहते हैं, आखिर शांत अवस्था में कोशिका का होता क्या है, जी नोट अवस्था क्या है, शांत अवस्था क्या है, ये सब के बारे में आज के हम लोग क्लास में जानेंगे। ये सब के बारे में हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। अब आप लोग को भी पता होगा कि दिवाली छठ पूजा आने वाले हैं। सभी स्टूडेंट को हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे शांत अवस्था यानी कि जी नोट अवस्था। आखिर शांत अवस्था में कोशिका का होता है क्या, आखिर शांत अवस्था में कोशिका का होता है क्या, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप लोगों को सबको समझ में आएगा कि आखिर शांत अवस्था जो है, आखिर ये जो शांत अवस्था है, ये शांत अवस्था में होता है क्या। शांत अवस्था यानी कि जी नोट अवस्था, आखिर शांत अवस्था में होता है क्या। तो ये हम लोग जानते हैं बिना टाइम पास किए हुए कि आखिर शांत अवस्था में क्या होता है। जी यानी कि शांत अवस्था बोले तो जी नोट अवस्था, जी नोट अवस्था में कोशिका का क्या होता है। तो हम लोग आज की क्लास में यही सब के बारे में जानने वाले हैं। शांत अवस्था, जी नोट अवस्था, आखिर कौन सा कोशिका शांत अवस्था में जाता है, कौन सा कोशिका, मतलब यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो जानेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल RS बायोलॉजी क्लासेस के साथ। देखिए आज यहाँ पर हम आप लोगों के बारे में लाए हैं कुछ न्यू टॉपिक जिसका नाम है शांत अवस्था यानी कि जी नोट अवस्था। तो हम लोग आज की क्लास में यही पढ़ेंगे कि शांत अवस्था क्या है। तो देखिए यहाँ पर शांत अवस्था में पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि कुछ कोशिका जैसे कि हृदय कोशिका, तंत्रिका कोशिका इत्यादि उपापचय रूप से तो सक्रिय होती है किंतु इनमें विभाजन नहीं होता है और यह एक सुषुप्त अवस्था में चली जाती है जिसे हम लोग शांत अवस्था कहते हैं। तो हम लोग ये लाइन ऐसे जो लिखा हुआ, इस लाइन के लिखा हुआ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आप लोग की एक चीज बताएंगे, बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा, लाइन बाय लाइन सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लाइन क्या बोल रहा है, कुछ कोशिका हमारे शरीर, मानव के शरीर में कुछ ऐसा भी कोशिका है जो कोशिका क्या करता है, विभाजन नहीं करता है। जो कोशिका विभाजन नहीं करता उसको हम लोग शांत अवस्था में रख देते हैं। हम पिछला क्लास में बताए भी है कि जो कोशिका विभाजन नहीं करता उसे हम लोग शांत अवस्था में रख देते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं करता है उसे हम लोग शांत अवस्था में रख देते हैं। तो देखिए कौन सी कोशिका है जो हमारे जो शांत अवस्था में आती है, कौन सी कोशिका है जो विभाजन नहीं करते हैं। तो हृदय कोशिका हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गया, ऐसा बहुत कोशिका है हमारे बॉडी में जो विभाजन नहीं करता है, और वो एक सुप्त अवस्था में जाते हैं जिसे हम लोग शांत अवस्था कहते हैं। लेकिन किंतु इसमें एक पॉइंट छूट गया है, किंतु इमरजेंसी समय पर ये तंत्रिका कोशिका और हृदय कोशिका भी विभाजन करता है। समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं तंत्रिका कोशिका, हृदय कोशिका ये विभाजन नहीं करता है, जब ये विभाजन नहीं करेगा तो हम लोग इसको कहां डाल देंगे, शांत अवस्था में डाल देंगे, यानी कि जी नोट अवस्था में डाल देते हैं। इसको हम लोग जी नोट अवस्था में डाल देते हैं। तो देखिए हृदय कोशिका जो है, हृदय कोशिका क्या है, ये क्या करता है, विभाजन नहीं करता है, लेकिन किंतु एक समय ऐसा आता है कि हृदय कोशिका विभाजन करता है, तंत्रिका कोशिका भी विभाजन करता है, एक समय ऐसा आता है। लेकिन अच्छा ऐसे मान लेते, नॉर्मली मान लेते हैं, हमारे पास दिल है, आपके पास भी होगा। तो अगर ये दिल में जो कोशिका प्रेजेंट है, ये दिल में अगर कोशिका प्रेजेंट है और ये कोशिका विभाजन करते जाएगा, कोशिका दिल, हृदय की कोशिका क्या हो रहा है, विभाजन करते जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब कोशिका की संख्या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हृदय की भी संख्या क्या होगा, हृदय के भी क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। हृदय के क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। जब हृदय के कोशिका विभाजन करता है तो हृदय भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या हृदय के भी साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतना बड़ा हृदय हो जाएगा।
तो क्या किसी मनुष्य के इतना बड़ा हृदय है, किसी मनुष्य के इतना बड़ा दिल है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हृदय की कोशिका विभाजन नहीं करता है। लेकिन किंतु इमरजेंसी तौर पर, इमरजेंसी समय पर हृदय कोशिका विभाजन करता है। अब मान लेते हैं कि यहां दिल है, अभी दिल पर गत्ते से क्या आ गया? खरोच आ गया, किसी ने दिल को तोड़ दिया। जिस भाग में खरोच आया, जहां पर टूटा, तो वहां पर जब जो कोशिका टूट गया है, तो उसको जुटने के लिए तो कोशिका की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। उसको भरावटी के लिए कोशिका की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हृदय के कोशिका उस केस में क्या होगा? उस केस में हृदय के कोशिका विभाजन करेगा। अगर कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोशिका विभाजन नहीं करेगा। अगर हृदय में थोड़ा सा भी खरोच आ गया, तो खरोच को भरने के लिए कोशिका विभाजन करता है, करता है। समझ में आया? तो वही बात बताया जा रहा है। अब मान तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। अब तंत्रिका कोशिका क्या हुआ? तो कोई चोट लग गया, छिला गया, नोचा गया। अब चोट लग गया तो क्या होगा? तो उस तंत्रिका कोशिका को भरने के लिए, उस स्थान को भरने के लिए तंत्रिका कोशिका क्या करेगा? विभाजन करेगा, विभाजन करेगा ही करेगा। अगर नहीं करेगा विभाजन तो क्या हुआ? तंत्रिका कोशिका हमेशा के लिए बीमार ही रहेगा? नहीं ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे हाथ है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है। तो ये जब ये हाथ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि छिला गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या छिलाया चाहे कटा, कुछ भी हुआ, मान लेते हैं कि छिला ही गया। अब छिलाने के बाद क्या हो गया? यहाँ पे तो कुछ तो दाग हो जाएगा ना, खून बहना शुरू हो जाएगा। जब ये खून बहना शुरू होगा, यहां पर अगर कोशिका विभाजन नहीं करेगा, अगर यहां पर के कोशिका विभाजन नहीं करेगा, तो क्या होगा? ये हमेशा ये जख्म भरेगा, ये जख्म भरेगा नहीं ना भरेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कोशिका विभाजन करता है। लेकिन ये जो हाथ का कोशिका हो गया, नाक का कोशिका हो गया, कान का कोशिका हो गया, ये हमेशा विभाजन करते हैं, ये हमेशा विभाजन करते हैं। इसलिए कभी हाथ मोटा होता है तो कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है तो कभी पतला होता है। जब हाथ मतलब समझ लीजिए, जब हाथ मोटा हो रहा है यानी कि कोशिका विभाजन हो रहा है। कभी आप लोग ऐसा सुने हैं कि मेरा दिल बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है? नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि कोशिका, जो हृदय की कोशिका होता है, वो विभाजन करना बंद कर देता है एक समय के बाद। हृदय कोशिका क्या होता है? विभाजन करना एक समय के बाद बंद कर देता है। लेकिन ये जो हाथ की कोशिका, नाक की कोशिका, ये हमेशा विभाजन करता ही करता है, हमेशा विभाजन करता ही करता है। अब देखिए, सुपरनेंसिस ऑफ सेल साइकिल, यानी कि कोशिका चक्र का निलंबन, कोशिका चक्र का निलंबन। अब हम लोग क्या समझेंगे कि कोशिका चक्र का निलंबन, भी आया बाबू, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोशिका चक्र का निलंबन जो शांत अवस्था में होता है, तो कोशिका चक्र का निलंबन। अच्छा, इस कोशिका चक्र का निलंबन को समझने की एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। देखिए, कोई अपराधी है, वो अपराधी क्या था? किसी सरकारी जॉब को, कोई सरकारी जॉब करता था। मान लीजिए हम एक इंसान है जो हम सरकारी जॉब करते थे, हम सरकारी जॉब करते थे, हमारे ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, हमारे ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, ये लड़का मर्डर किया, चाहे कुछ भी किया, दर्ज हो गया। तो अब मेरा क्या होगा कि पुलिस आएगा, धर के जाकर जेल में बंद कर देगा। तो हम क्या करेंगे? एक वकील लाएंगे और साबित करेंगे कि हाँ, हम गलत नहीं है, हम ये मर्डर नहीं किए हैं। तो कुछ भी हो सकता, हम ये मर्डर नहीं किए हैं। तो जो मेरा सरकारी जॉब था, उतना दिन के लिए क्या हो जाएगा? हम सस्पेंड हो जाएंगे। उतना दिन के लिए क्या हम सस्पेंड हो जाएंगे? तो उतना दिन के लिए क्या हम हो गए? सस्पेंड होंगे। लेकिन जब कोर्ट में हम ये साबित कर दिए कि हम गलत नहीं है, तब क्या होगा? मेरा जॉब फिर से तो आ जाएगा ना कि हाँ, ये मर्डर नहीं किया था, ये कुछ नहीं किया था, ये मतलब कि क्या मतलब कि ये इसका कोई गलत नहीं है। तो हम फिर से जॉब कर सकते हैं, फिर से जॉब हम कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन ये कोर्ट में साबित हो गया कि हाँ, हम मर्डर किए हैं, चाहे हाँ, हम कुछ गलत किए हैं, तो सरकारी जॉब क्या होता है? वो हमेशा के लिए क्या कर देगा? रिजाइन मार देगा। हमेशा के लिए क्या कर देगा वो? कि आपको नौकरी पर से निकाल देगा। समझ में आया? कि कोशिका चक्र का निलंबन कुछ इसी तरीका से होते हैं। तो कुछ कोशिका ऐसा भी रहता है, कुछ कोशिका ऐसा भी रहता है कि जी नोट अवस्था में चल जाता है और फिर जी नोट अवस्था से जीवाणु फेस में आ जाता है। कैसे? जब हम जॉब कर रहे थे, तो हम लोग, मेरे ऊपर केस हुआ, हम जाकर जेल में बंद हो गए।
कुछ दिन के लिए हम क्या नौकरी पर से किया और सस्पेंड हो गए। अब हम क्या कोर्ट में साबित कर दिए कि हम मतलब कि दोषी नहीं है, फिर से हमको जॉब मिल गया। लेकिन ये साबित नहीं कर पाते कि हम दोषी नहीं है, फिर से मेरा जॉब क्या होता, हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो कुछ कुछ कोशिका G0 अवस्था में जाकर फिर से G1 फेस में आ सकता है। अब कुछ कुछ कोशिका क्या होता है कि हमेशा के लिए G0 अवस्था में चल गया तो चल गया, हमेशा के लिए G0 अवस्था में चल गया तो चल गया। अब जैसे ही हम मेरे कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं कि हम दोषी नहीं है, हम दोषी है, फिर हम दोषी हैं, तो क्या वो तो मेरा हमेशा के लिए नौकरी ही खत्म कर देता। वही यही बात है। अब देखिए, कोशिका चक्र का निलंबन दो प्रकार के होते हैं। कोशिका चक्र का निलंबन दो प्रकार के, पहला देखिए इसी हम समझना, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पोररी। एक होता है परमानेंट, एक क्या होता है टेम्पोररी। तो परमानेंट का मतलब क्या होता है कि परमानेंट तो नौकरी खत्म हो गया, मतलब कि हमेशा के लिए नौकरी खत्म हो गया। और टेम्पोररी का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया हम कुछ दिन खातिर क्या हुआ, सस्पेंड हुए हैं, कुछ गलती किए थे जिसके कारण क्या हो गया, हम सस्पेंड हो गए, 2-3 महीने के लिए सस्पेंड हुए, 2-3 महीने के बाद फिर से हम जॉब नौकरी करेंगे। अब परमानेंट का मतलब क्या होता है कि हमेशा के लिए आप क्या हो गए हैं, सस्पेंड हो गए। तो और बोल रहा है कि कोशिका चक्र का निलंबन दो प्रकार का होता है, एक परमानेंट, एक क्या होता है टेम्पोररी। परमानेंट में क्या होता है, जब कोशिका जीवन फेस में होता है, जब कोशिका जीवन फेस में है, जीवन फेस से कहा जाता है G0 अवस्था में जाता है। जब परमानेंट कोशिका क्या हो रहा है, निलंबन हो रहा है, जब जीवन फेस से G0 अवस्था में चल जाता है। और जब G0 अवस्था में चल जाएगा तो वो हमेशा के लिए G0 अवस्था में रहेगा। लेकिन टेम्पोररी क्या हुआ, टेम्पोररी कोशिका जीवन से चल गया कहाँ, G0 अवस्था में। फिर कुछ समय के बाद क्या आ सकता है, ये G0 अवस्था से फिर जीवन फेस में आ सकता है। समझ में आया? देखिए क्लियर है ये सब। अब देखो एम प्रवस्था, सूत्र विभाजन, माइटोसिस। चाहे आपको एम प्रवस्था आ जाए लिखकर, चाहे आ जाए सूत्र विभाजन लिखकर, चाहे आ जाए माइटोसिस लिखकर, ये तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही आदमी का नाम है, माइटोसिस, एम प्रवस्था, सूत्र विभाजन। एम प्रवस्था में क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है एम प्रवस्था में। अब देखिए एम प्रवस्था है दो प्रकार के, एम प्रवस्था है दो प्रकार के, पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। एम प्रवस्था दो प्रकार के होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता है केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस में होता है जीव द्रव का विभाजन। देखिए ये कैरियोकाइनेसिस है, ये क्या है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, जीव द्रव का विभाजन हो रहा है। ये मान लीजिए कोशिका था। अब जैसे कोशिका कहां चल गया, एम प्रवस्था के कैरियोकाइनेसिस में, कोशिका के केंद्रक में क्या हो गया, विभाजन हो गया, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया, एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गया। अब जैसे केंद्रक का विभाजन हो जाएगा उसके बाद चल जाएगा साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस में होता है जीव द्रव का विभाजन। यहाँ पे किया जाएगा, जैसे जीव द्रव का विभाजन मतलब 50-50 बढ़ जाएगा। अरे एक अलग कोशिका का निर्माण और ये एक अलग कोशिका का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो गया। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस जो होता है, ये होता है चार प्रकार के। कैरियोकाइनेसिस में चार केस होता है। पहला क्या है, पूर्णावस्था यानी कि प्रोफेज, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज, अंत्यावस्था यानी कि टेलोफेज। ये सब पूरा था ये क्लास में। तो देखिए ये सब आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ना था, कहां पर क्या होता है, कहां पर कैसे क्या होता है। तो लोग रूप देखते हैं, हम तुम्हें देखते हैं, लोग दुनिया देखते हैं, हम दुनिया में तुम्हें देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।